हेलो दोस्तों, स्टडी विद आनंद यूट्यूब चैनल में आज आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीडीपी के 1 to 5 क्लास के थे, मतलब फर्स्ट पेपर का सीडीपी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आज आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, हम किसी भी परीक्षा को देते हैं तो हमें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तब भी हमें पास होने के ज्यादा चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं, जो कि 20 सितंबर 2015 को आप जैसा कि देख रहे होंगे, आपसे पूछा गया था। ये फर्स्ट पेपर है, मतलब 1 to 5 के लिए है। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझते जाएंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, कहीं कहीं आप देखने को मिलेगा कि 0 से 2 वर्ष भी, 0 से 1 वर्ष भी, 0 से 3 वर्ष भी। तो 0 से मिले या जन्म से मिले तो उसको एक ही मानते हैं। तो जब हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष तक। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास डैश डैश अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक अवस्था। तो दोस्तों, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जैसा कि इसमें एज दिया गया है 2 से 7 वर्ष तक। दोस्तों, जैसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, ये आपको इसकी एज क्या होती है, लगभग इसकी एज 11 से 15 वर्ष मानी गई है। और आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या होता है, ये लगभग 7 से 11 वर्ष माना गया है। और संवेदी पेशी अवस्था को क्या मानते हैं, इसको जन्म से कह सकते हैं या 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है। इसका विस्तृत अगर आप देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे विस्तृत में मैंने इसको पढ़ा है, आप एक बार देख सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विकास डैश डैश से की ओर बढ़ता है। तो विकास किसके कैसे बढ़ता है, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो इसमें क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास हमारा क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा का आता है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगत बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, हम समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम। तो दोस्तों, इसको सहयोग देना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सहयोग देना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन या अहम केंद्रित। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, समायोजन। क्या हो जाएगा, आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, समायोजन। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मध्य बाल्यावस्था में, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश डैश के बजाय डैश डैश अधिक है। इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा, अहम केंद्रित सामाजीकृत, सामाजीकृत अहम केंद्रित, जीववादी सामाजीकृत या परिपक्व अपरिपक्व। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सामाजीकृत अहम केंद्रित। इसमें क्या होता है, बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है, बल्कि वह अपनी इच्छाओं के सामने दूसरों की इच्छाओं को स्वीकार नहीं करता है। तो क्या होता है, ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल होता है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों को एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम या वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में दोस्तों, सब जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे को कोने में बैठना, तो बच्चे को कोने में नहीं बैठाया जा सकता है। प्रतिबंधित, ये निगेटिव वर्ड आ जाता है, कहीं आप उसके पेपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
बालक जो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां हों। तो इसमें क्या होता है, रुचियों की, प्रवृत्तियों की और क्षमताओं को ध्यान में रखकर हम शिक्षा प्रदान करते हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने ही बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा और कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि आ गई। तो इसमें कौन सी बुद्धि आएगी, ये संगीतमय बुद्धि आएगी। इसको गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में भी आप देखिए तो उसमें बताया गया है संगीतिक बुद्धि, तो उसी के अंतर्गत क्या होगा, ये संगीतमय बुद्धि आ जाएगी। अगला हमारा प्रश्न आता है, हम 9वां प्रश्न देखते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है नीतिपरक, लिंग जेंडर पक्षपाती या शिक्षाप्रद या सही दृष्टिकोण वाला। तो मित्रों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिंग जेंडर पक्षपाती वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, लिंग जेंडर पक्षपाती वाला, इसका दूसरा ऑप्शन आपके लिए इसमें सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, 10वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को डैश डैश के अनुरूप बदलना है। इसमें क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए जा रहे हैं, बच्चे ऑब्लिक व्यवस्था, व्यवस्था ऑब्लिक बच्चे, परिवेश ऑब्लिक परिवार, या फिर आपका बच्चे परिवेश, बच्चे ऑब्लिक परिवेश। इसमें क्या होगा, व्यवस्था को, पहला होगा जो बी ऑप्शन आपका है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना, मतलब जो हमारी व्यवस्था है वह बच्चे के अनुरूप बदलना है। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तालमेल बैठाने वाला, संप्रेषक और व्याख्याता, सुगमकर्ता की या निर्देशक की। तो दोस्तों तालमेल बैठाने वाला या संप्रेषक और व्याख्याता, भी छोटे बच्चे हैं, हम उसको लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं, हम उसको निर्देशन नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सुगमकर्ता की। जैसे जिस बालक जो होते हैं एक शिक्षक के संपर्क में रहकर अपनी समस्याओं को बिना संकोच से कह सके, हमें उनके लिए सुगमकर्ता के रूप में बना रहना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नहीं है, निगेटिव है, तो आपको ध्यान देना है, नहीं तो हाँ वाले पे आप कर दें। पहला आपका ऑप्शन क्या होता है, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, फिर अगला आता है उच्च आत्म क्षमता, फिर अगला आपका ऑप्शन है निम्न औसतिक मानसिक प्रक्रियाएं, और अगला आपका ऑप्शन आता है अंतर्दृष्टिक समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, इसमें आपका निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, आपके लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है अंतर्निहित संभावित दंड, दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है व्यक्तिगत मूल्य, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, अंतर्निहित संभावित दंड। दोस्तों कोहल वर्ग ने जो अपनी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया था। कितने, 3 भागों में। पहला क्या गया था, पूर्व परंपरागत, जो कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था में बताया गया। फिर दूसरा इन्होंने बताया परंपरागत, जो कि आयु का निर्धारण किया गया 10 से 13 वर्ष, और उत्तर परंपरागत जो तीसरा इन्होंने बताया 13 से ऊपर का बताया। इसमें क्या हुआ,
13 से ऊपर बताया, और इसमें दूसरे में क्या आपको दूसरे में परंपरागत में क्या बताया था, 10 से 13 वर्ष बताया गया, और इसमें क्या बताया गया, पूर्व परंपरागत में 4 से 10 वर्ष बताया गया। तो दोस्तों इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किया था, और तीनों में फिर अलग अलग और भी भाग विभाजित किए थे। ये अगर आप पूर्ण रूप से विस्तृत में देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से पड़ा हुआ है, आप देखेंगे तो उसमें आपको पूरा विस्तृत मिल जाएगा। थैंक यू। अगला हम देखते हैं हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्या है, शिक्षार्थियों के वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या कह रहा है, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, या निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, या कह रहा है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, या कह रहा है बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इसमें क्या हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। भाई छोटे बच्चे हैं, उनको अधिगम हमें करवाना है तो अनेक परिस्थितियां देनी पड़ेगी, बच्चों के अनुकूल देनी पड़ेगी, जिससे वो अच्छे से अधिगम कर सकें। अगला आपका क्वेश्चन आता है 15वां जो आपका आता है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं है, क्या है, नहीं की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या आपका है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या कह रहा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, निगेटिव की बात कर रहा है तो हमें निगेटिव वाला ही देखना है। कह रहा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि सभी विकास एक समान गति से नहीं होते हैं, विकास क्रम से चलता है, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये पॉजिटिव है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये नहीं होता है। तो इसमें ये आंसर आपका नहीं वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा चलता है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, मूल्यांकन करने का, आकलन करने का। क्या होता है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। अगला है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला ऑप्शन आपके लिए आता है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। फिर कह रहा है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। दोस्तों शिक्षक द्वारा नहीं करेगा, क्योंकि तो बाह्य एजेंसी कैसे करेगी, छोटे बच्चे हैं, जो शिक्षक पढ़ाएगा उसी का आकलन करेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब जो हम आकलन करते हैं, हमारा जो अधिगम है, जो हमने सिखाया है, उसके अंतर्गत की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें बालक अपने अंदर की कमियों को जान सके तथा उसे दूर कर सके, आकलन प्रतिपुष्टि का एक कार्य भी करे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन आपका आता है अपसारी चिंतन, फिर आपका आता है अभिसारी चिंतन, फिर आपका आता है सामवेगिक चिंतन, फिर आपका आता है अहमवादी चिंतन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं किसको, अपसारी चिंतन। इसमें पहला ऑप्शन कौन हो जाएगा, अपसारी चिंतन, जिसको हम सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। पहला ऑप्शन आपके लिए आता है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। और लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। दोस्तों हमें बच्चों को दंड देना नहीं है,
पहला लास्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के चिंतन को तब समझा जाए जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। खाली हमको पशुओं पर थोड़ी ही प्रयोग करना होता है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा उनके लिए हम आकर्षक पुरस्कार ही दें, बच्चे हमेशा सीखते रहते हैं। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, बच्चे ऑप्शन है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके लिए आता है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। अगला ऑप्शन आपका आता है रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ऐसा भी नहीं है। अगला ऑप्शन आपके रहता है निष्क्रिय जीव होते हैं, ये निगेटिव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, हर एक चीज को जानने का प्रयास करते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें क्या बात कर रहे हैं, त्रुटियों की बात कर रहे हैं, गलतियों की बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, या बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, या बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड ना देता हो, या आपका अंतिम ऑप्शन, आपका लास्ट ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियों शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान दें। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। भाई हम कुछ भी सीखते हैं, जब कुछ भी सीखेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे। तो जब हम सीखेंगे तो गलतियां करेंगे, बिना गलतियों के हम कुछ सीखेंगे ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 21वां प्रश्न आपके सामने है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। दूसरा ऑप्शन है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। अगला ऑप्शन आपके लिए आता है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। और लास्ट ऑप्शन आपके लिए आता है कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा विविध मतों को प्रोत्साहित करें। दोस्तों पहला नियम, कड़े नियम हम बच्चों के लिए नहीं अपना सकते हैं। दूसरा, वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले तिरस्कार भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके लिए आता है उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से। ऐसा नहीं, हम तो समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आपका अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा सही होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला हम बात करते हैं, जो 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश डैश में भिन्नता का कारण है। तो इसमें कौन सा आपका देखते हैं ऑप्शन है, मूल्यों का कारण है, या अभिक्षमता का कारण है, या अधिगम शैली की है, या परावर्तकता स्तर है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका अधिगम शैली का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो अधिगम शैली है, विचार है, बुद्धि है, चिंतन स्तर है, ये सब में आदमी अंतर पाया जाता है। हर बच्चे में अंतर पाया जाता है। कोई अकेले पढ़ना चाहता है, कोई समूह में पढ़ना चाहता है। तो विभिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें अधिगम शैली दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी तीसरा हो गया अधिगम शैली, सी वाला।
अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखते हैं। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। क्यों भाई दंडित करेंगे? अगला ऑप्शन आपका आता है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। ऐसा भी नहीं है। अगला आपका ऑप्शन आता है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन आपका आता है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। भाई हम क्यों उपेक्षा करेंगे? तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? दोस्तों ये बुद्धि का एक टॉपिक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, उसमें हमने बुद्धि को विस्तृत रूप में पढ़ाया है, कई पार्टों में पढ़ाया है। तो बुद्धि में मैंने बताया कि प्रकृति पोषण विवाद क्या है, किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ है, तो इसके बारे में आप उसको विस्तृत देख सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारे आसपास का वातावरण, या जैविकीय विशिष्टताएं, या वंशानुक्रम सूचनाएं, या एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, या भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। दोस्तों इसमें जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ये दूसरा ऑप्शन आपके लिए इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रम के लिए एक अच्छा माध्यम है। दूसरा आता है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए आता है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। लास्ट ऑप्शन आपके लिए आता है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें नहीं कर सकते, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो सकता है और गलत है। तीसरा ऑप्शन आप देखते हैं, जो जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया या फेसबुक या व्हाट्सएप आदि जो है संचार का माध्यम जो है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। तो ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन आपके लिए सही हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है की बात कर रहा है? तो क्या बात करता है, ऑप्शन कौन कौन सा दिए गए हैं? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है सही नहीं है, तो देखिए सही नहीं में क्या होगा, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है भाई, क्योंकि वो हमेशा सीखते रहते हैं। जैसे कि आप दूसरा ऑप्शन देखिए, तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार है, बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, सही बात है। और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। भाई जब प्रेरित होते हैं तभी वो सीखते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? 27वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें ऑप्शन आपका पूछ रहा है, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगला आपका आता है, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल दंड तो देना ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए आता है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करनी चाहिए।
और अगला लास्ट ऑप्शन आपके लिए आता है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनके उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड। फिर कठोर, जहां पे कठोर आ गया, निगेटिव आ गया, हमको उसका ऑप्शन सही नहीं करना है। तो तीसरा ऑप्शन आपके सामने, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार है, कंप्यूटर है, आनुवंशिकता है या राजनीतिक दल है? दोस्तों परिवार, इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिवार होता है। क्या है कि बालक पहले परिवार का सदस्य होता है और वहीं से अपने परिवार के मूल्यों, परंपराओं, विचारों आदि को वो सीखता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण राजनीति है। क्या कह रहा है? बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण राजनीति है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं तीसरा ऑप्शन सबसे सटीक और सबसे सही आपका आ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। बच्चों आज दोस्तों अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या कर रहा है कि औसत बुद्धि वाला बच्चा है और भाषा को पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है। कौन कौन से दिए हैं? पठन अक्षमता, जिसको डिसलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं, लेखन क्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता डिस्कैलिकुलिया, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। दोस्तों इसका भी हमने विस्तृत रूप से अपने चैनल पे पढ़ाया है, आप देखें उसको अच्छे से समझ में आएगा। और भी जो इसमें आपको दिए गए हैं लगभग 6 हमने बताए हैं, वो आप पूरा इसमें देखेंगे तो सबको अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, भाषा की बात कर रहा है तो पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। दोस्तों आज हमने क्या देखा कि जो 1 to 5 के थे, फर्स्ट पेपर के थे, 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट हम फिर आपको लेकर आते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।